माँ, तेरी तबीयत सही नहीं लग रही। आज तू खेती करने मत जाना। मैं ठीक हूँ बेटी। मुझे तो खेती करने किसी भी हाल में जाना होगा, नहीं तो घर में अनाज कैसे आएगा। माँ, मैं हूं ना, तेरे बदले मैं काम करूंगी। तू आराम करना अब से। मेरे होते हुए तू कैसे काम कर सकती है, पागल लड़की। मैंने तुझे इतने नाजों से पाला, धूप में खटने के लिए कैसे छोड़ दूं? तू तो मेरी प्यारी बेटी है। माँ, मैं अब कुछ दिनों में 18 वर्ष की होने वाली हूँ। इतनी बड़ी तो हो गई कि तेरे कंधे का कुछ बोझ हल्का कर सकूं। मैं तो ये भूल ही गई थी कि कुछ दिनों में तू 18 वर्ष की हो जाएगी। माँ, एक बात बताना, जब भी मैं अपने 18 वर्ष पूरे होने की बात करती हूँ तो इतना डर क्यों जाती है? तो मुझसे कुछ छिपा रही है क्या? नहीं तो मैं भला तुझसे क्या छिपाऊंगी? ऐसा कुछ भी नहीं। तू अपने दिमाग से ये भ्रम दूर कर दे कि मैं तुझसे कुछ छिपा रही हूँ। तो फिर तू मेरे 18 के होने की बात सुनकर घबरा क्यों जाती है? कुछ नहीं, मेरी तबीयत अब ठीक है। मैं जा रही हूँ खेत में काम करने। नंदिनी के सवालों से बचने के लिए उसकी माँ तुरंत उठकर खेत में काम करने चली गई। उनके जाते ही नंदिनी ने मन में सोचा, माँ जरूर मुझसे कुछ छिपा रही है। उनके मन में कुछ तो बात चल रही है जो वो मुझे नहीं बताना चाहती, पर मैं वो बात जानकर ही रहूंगी। फिर नंदिनी भी अपनी माँ के पीछे पीछे खेत चली गई। तब उसकी माँ कहती है, क्या हो गया तुझे? यहाँ क्यों आई? मैंने कहा था ना, खेत का काम मैं कर लूंगी। तू धूप में निकला ना कर। माँ, आज तेरी तबीयत ठीक नहीं, मुझे तेरी मदद करने देना। तू मुझे इतने नाजों से क्यों रखती है, जैसे मैं कोई कीमती चीज हूँ। मुझे भी थोड़ी मेहनत करने दे, तेरा हाथ बटाने दे। तू मेरी बेटी है, मेरे लिए तुझसे कीमती कुछ नहीं। तू मेरे लिए अनमोल है मेरी बच्ची। दोनों बातें कर रहे थे, तभी अचानक गांव वाले उनके खेत आकर हंगामा करने लगे। तुम दोनों को इस गांव से निकलना होगा। हाँ हाँ, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर क्यों? हमने क्या भूल कर दी? तुमने अपनी बेटी को पालने के लिए पूरे गांव से कर्ज ले रखा है और अब चुका नहीं रही, इसीलिए तुम अपनी बेटी को लेकर इस गांव से निकल जाओ। ऐसा ना करिए, मैं अपनी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊंगी? मेरी गलती की सजा इसे क्यों दे रहे हैं आप लोग? ये बेचारी मेरे साथ कहाँ दर दर की ठोकर खाती फिरेगी। ये सब हमें नहीं पता। तुम्हें यह सब हमसे कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मेरी माँ ने मेरी परवरिश के लिए उधार लिया था। हम दोनों धीरे धीरे करके सबका कर्ज चुका देंगे। आप लोग अब जाइए यहाँ से। हम पैसे लेकर कहीं भागे नहीं जा रहे। जुबान तो देखो इस लड़की की कितनी तेज है। एक तो कर्ज लेंगे, ऊपर से अकड़ दिखाएंगे। मैं कहती हूँ इन्हें निकालो इस गांव से। हाँ हाँ, निकालो इन्हें। नंदिनी, तू चुप कर, मैं बात कर रही हूँ ना। तू बीच में मत बोल। पर माँ, ये लोग कितनी बदतमीजी से बात कर रहे हैं तुझसे, और तू कह रही है कि मैं शांत हो जाऊं। मैंने कहा ना चुप रहे। मैं आप सबसे विनती करती हूँ, मुझे और मेरी बेटी को इस गांव से मत निकालिए। मैं दिन रात खेती करके सबका कर्जा चुका दूंगी। हम तेरी बातों में नहीं आने वाले। अब चुपचाप इस गांव से निकल जा, वरना हम सब धक्के मारकर तुझे बाहर निकालेंगे।
ठीक है, नहीं रहेंगे हम इस गांव में। मैं तुम सबका उद्धार खत्म करने एक दिन जरूर आऊंगी, फिर देखेंगे कौन किसके आगे झुकेगा। क्यों, तेरी कोई लॉटरी लगेगी क्या? ख्याली पुलाव पकाना बंद कर। तू और तेरी ये अभागन माँ हमेशा गरीब ही रहेंगे। तेरी फूटी किस्मत कभी नहीं चमकने वाली। तेरे आगे झुकने से अच्छा रहेगा हम सब अपना सर ही कलम करवा ले। इस तरह पूरे गांव वालों ने उन दोनों को गांव से बाहर निकाल दिया। गांव के बाहर खड़े होकर नंदिनी की माँ रोते हुए बोलती है, भगवान, ये तूने हमें किस दुविधा में डाल दिया। मैं अपनी इस फूल सी बच्ची को लेकर कहाँ जाऊं, किसका दरवाजा खटखटाऊं? हमारा तो कोई सगा संबंधी भी नहीं। हमारी मदद कर प्रभु। माँ तू चिंता मत कर, भगवान कोई ना कोई रास्ता हमारे लिए खोल ही देगा। रो मत, थोड़ा सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। दोनों भगवान से उम्मीद लगाए प्रार्थना कर ही रहे थे। तभी वहां राजगढ़ नामक एक राज्य के मंत्री आकर उनसे कहता है, बड़े सालों बाद तुम्हें देखा कुंती, कैसी हो? और इतने सालों तक तुम कहाँ थी? मंत्री जी प्रणाम, आप यहाँ कैसे? दोनों एक दूसरे को जानते थे। ये देखकर नंदिनी सोच में पड़ गई। मेरी माँ एक मंत्री को कैसे जानती है? आज से पहले तो माँ ने कभी इनका जिक्र नहीं किया। फिर नंदिनी अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? अरे कुंती, तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी एक पुत्री भी है? मंत्री जी, मैंने राज्य छोड़ते ही शादी कर ली और मेरी पुत्री के होते ही इसके पिता चल बसे। फिर मैंने उस राज्य में कभी कदम नहीं रखा, इसीलिए नंदिनी के बारे में राज्य में किसी को नहीं पता है। नंदिनी, पहले तुम्हारी माता हमारे राज्य में राज्य सेविका की काम करती थी। ये महारानी की खास सेविका थी, पर पता नहीं क्यों एक दिन अचानक इसने बिना किसी को कुछ बताए राज्य छोड़ दिया। माँ तूने महल क्यों छोड़ा? आज तो राज्य में होती तो हमें ऐसे ठिकाने के लिए भटकना ना पड़ता। कुंती दबी आवाज से नंदिनी के कानों में कहती है, चुप कर, ज्यादा बड़बोली मत बन, नहीं तो डांट पड़ेगी तुझे मुझसे। तुम इसे डांटो मत, इसे कहने दो जो कहना है। कहो पुत्री, क्या समस्या है? मंत्री जी, माँ ने मेरी परवरिश के लिए गांव वालों से कुछ उधार लिया था, जिसे वो समय पर चुका ना सकी, तो गांव वालों ने मिलकर हम दोनों को गांव से निकाल दिया। तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? तुम्हारी माँ ने हमारे राज्य में बहुत साल दिए, पूरी ईमानदारी से सेवा की। आज भी उस राज्य का दरवाजा तुम्हारी माँ के लिए खुले हैं। हाँ माँ, चलो हम लोग महल में रहेंगे, बड़ा मजा आएगा। चुप कर। मंत्री जी, आपका शुक्रिया, पर मैं महल वापस नहीं आ सकती हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं अपना कोई ना कोई ठिकाना ढूंढ ही लूंगी। जिद ना करो कुंती, तुम कहाँ अपनी बेटी को लेकर भटकोगी? चलो राज्य वापस, और ये मेरा आदेश है। पर मंत्री जी। बस अब कोई बहस नहीं। महारानी भी तुम्हें बहुत याद करती थी, वो तुम्हें देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। माँ इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो तुम्हारा ही तो राज्य हुआ, तुम कौन सा वहाँ पहली बार रहने जा रही हो? तुम तो पहले भी वहाँ रह चुकी हो ना। चलो वहीं चलते हैं। वो लोग मंत्री के साथ महल जाने लगे। कुंती के चेहरे पर एक घबराहट थी।
वो महल के भीतर कदम रखते ही नंदिनी को समझाती है। तेरे जिद के कारण हम आ तो गए, पर यहाँ ज्यादा दिन तक ठहरेंगे नहीं, और कोई जरूरत नहीं है मुझसे बिना पूछे किसी से भी ज्यादा घुलने मिलने की। माँ, महल में आते ही तुम्हारा रवैया इतना बदल क्यों गया? तुम तो मुझे बिल्कुल एक कैदी की तरह रखना चाह रही हो। पहले तो तुमने ऐसा कभी नहीं किया। ये सब मैं तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। महल के लोग अच्छे नहीं होते हैं, तू बस सबसे दूर रहना। तुम दोनों आपस में क्या बड़बड़ा रही हो? अच्छा, तुम दोनों यहीं रुको, मैं महारानी को बुला कर लाता हूँ। मंत्री महारानी को बुलाने चला गया। उसके जाते ही नंदिनी महल में टहलने लगी। नंदिनी रुक, मैंने कहा था ना महल में इधर उधर मत घूमना। नंदिनी अपनी माँ की बातों को अनसुना करके वहां से चली गई। थोड़ी दूर जाते ही उसे एक कमरा दिखा जो काफी सालों से बंद था। अरे, महल में ये पुराना कमरा, इसे देखकर तो लग रहा है कि ये काफी सालों से खुला ही नहीं। मुझे तो ये कमरा खोलने की जिज्ञासा होने लगी। अब अभी यहाँ कोई नहीं, एक बार खोल कर देखती हूँ। नंदिनी ने जैसे ही उस कमरे के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, वैसे ही वहां मंत्री, महारानी और कुंती के साथ आ गए। अरे पुत्री, ये तुम क्या कर रही हो? उस कमरे को मत खोलो। तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं? मैंने मना किया था ना तुझे। अरे अरे, इसे डांटो मत, इसने लड़कपन में भूल की, कोई बात नहीं। महारानी साहिबा को मेरा प्रणाम। मैं तो बस देखना चाहती थी कि इतने सुंदर से महल में ये बंद कमरा किस चीज का है। मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे आप लोग माफ कर देना। कोई बात नहीं, इस कमरे के अंदर हमारे महल की सुरक्षा के राज छिपे हैं, इसीलिए कमरा बंद रहता है ताकि हमारे दुश्मनों के हाथ हमारे महल का कोई राज ना लग जाए। महारानी, हम लोग बस कुछ ही दिनों में यहाँ से चले जाएंगे, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेंगे। इसमें बोझ की क्या बात है? तुम पहले मेरी प्रिय सेविका थी। पता नहीं तुमने अचानक महल छोड़ने का फैसला क्यों लिया, पर अब जब तुम वापस आ गई हो तो यहीं रहना अपनी बेटी के साथ। महाराज से मैं बात कर लूंगी। महारानी, मैं महाराज के पास जा रहा हूँ, उन्हें सूचित करने। मंत्री जी, मुझे भी महाराज से मिलना है, मैं आपके साथ चलूंगी। नंदिनी, तुम मेरे साथ चलो, मेरे कक्ष में। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। कुंती के मन में डर था कि उसका सालों पुराना कोई राज सामने न आ जाए, इसीलिए उसने नंदिनी को अकेले महारानी के साथ नहीं छोड़ा और वो भी उनके साथ जाने का बहाना करने लगी। महारानी, मैं महाराज से बाद में मिल लूंगी, मुझे भी आपसे बहुत सारी बातें करनी है। चलिए, मैं आपके साथ ही चलती हूँ। फिर दोनों महारानी के साथ उनके कक्ष में चले गए। नंदिनी, ये देखो, तुम्हारी माँ इसी कक्ष में मेरी सेवा किया करती थी। कुंती, तुम्हें याद है तुम कैसे मेरी हर समस्या में मेरे साथ खड़ी रहती थी? हाँ महारानी, मैं अभी भी आपकी सारी समस्या अपने सर ले लूंगी, आपके ऊपर कोई मुसीबत आने नहीं दूंगी। आपने मुझ अनाथ को सहारा दिया था, एक पहचान दी थी, मैं सदा आपकी आभारी रहूंगी। आप दोनों की बातें सुनकर तो लग रहा जैसे आप दोनों का रिश्ता काफी मजबूत था उस समय। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ में बहुत वफादारी थी। मैंने कभी इसे सेविका की तरह नहीं रखा, मैं इसे अपनी बहन ही मानती थी। आज भी वो दिन याद करती हूँ
तो मेरी आंखें भर आती हैं। अब बीती बातें याद दिलाकर मुझे भावुक न करो कुंती। जाओ, तुम दोनों अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो। हम लोग कल बातें करेंगे। कुंती तुरंत नंदिनी को लेकर अपने कक्ष चली गई। तभी महाराज महारानी के पास आकर बोले, मैंने सुना कुंती महल में वापस आ गई, क्या यह सच है? हाँ, वो वापस आ गई और इस बार वो अकेली नहीं आई, उसके साथ उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। उसका नाम नंदिनी है। उसे देखकर मुझे अपनेपन का एहसास होने लगा। आज हमारी बेटी जिंदा होती तो बिल्कुल उसकी उम्र की ही होती। यह हमारा बुरा नसीब था कि हमारी बेटी बचपन में ही हमें छोड़कर चली गई। तुम्हारी बातें सुनकर तो मेरे मन में भी नंदिनी से मिलने की उत्सुकता जग गई। महाराज से बातें करते करते महारानी अचानक रोने लगी। क्या हो गया तुम्हें? तुम रो क्यों रही हो? आज नंदिनी वो बंद दरवाजा खोलने वाली थी। अगर वो कमरा खुल जाता तो मेरे जख्म फिर से ताजा हो जाते। मैं खुद को संभाल ना पाती। तुम कब तक उस दरवाजे के अंदर छिपे राज से दूर भागते रहोगे? एक ना एक दिन तुम्हें उसका सामना करना ही होगा। इतने साल हो गए उस बात को, अब तो तुम वो सब भूल जाओ। आप उस बात को भूल सकते हैं, पर मैं नहीं भूल सकती। जब जब मुझे उस रात का मंजर याद आएगा, मेरे जख्म फिर से हरे हो जाएंगे। इसीलिए अच्छा यही होगा कि वो दरवाजा बंद ही रहे। अब मायूस ना हो, छोड़ो उस बात को। रात काफी हो गई, सो जाओ। कल सुबह मुझे नंदिनी से भी तो मिलना है। फिर महल में सब लोग सो गए। आधी रात होते ही महाराज का सेवक भानु कुंती के कक्ष में जाकर उसे धीमे से आवाज लगाने लगा। कुंती उठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जल्दी उठो। भानु, तुम आधी रात में तुम मेरे कक्ष में क्या कर रहे हो? मेरी बेटी उठ गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जल्दी बाहर चलो। नंदिनी सोई रही और दोनों चुपचाप कक्ष से बाहर निकल गए। कहो, क्या कहना है तुम्हें? तुम वापस महल क्यों आई? तुम्हें पता था ना, महल वापस आने से वो राज सामने आ सकता है जो हम लोगों ने सालों पहले सबसे छुपा दिया था। मुझे सब याद है। मैं खुद से महल नहीं आई, मेरी किस्मत मुझे यहाँ वापस ले आई। जितनी जल्दी हो सके नंदिनी को लेकर इस महल से निकल जाना, नहीं तो हम सबके लिए मुसीबत हो जाएगी। अब तुम जाओ यहाँ से, इससे पहले कोई हमें साथ देख ले। किसी को हमारे ऊपर संदेह नहीं होना चाहिए। भानु फौरन वहां से चला गया। महाराज ने कुंती और नंदिनी को राज दरबार में बुलाया। महाराज की जय हो। आओ कुंती, बहुत समय बाद मिलना हुआ तुमसे। कहिए महाराज, आपने हमें कैसे याद किया? मैं तेरी बेटी नंदिनी के बारे में सुना तो मुझे उससे मिलने का मन किया। महाराज की जय हो। जी महाराज, कहिए, मैं ही नंदिनी हूँ। मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सुना, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। बहुत प्यारी बच्ची हो तुम। तुम्हें देखकर तो मुझे मेरी बेटी की याद आ गई। महाराज, आपकी कोई बेटी भी है क्या?
नहीं, बचपन में ही किसी बीमारी के कारण उसका देहांत हो गया था। उसके जाने के बाद हमारी दुनिया ही बदल गई, पर भगवान ने तुम्हें यहाँ भेजकर हमारी बेटी की कमी पूरी कर दी। आज से तुम इसी महल में रहना अपनी माँ के साथ। महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए, महल में काफी सारा काम पड़ा है। ठीक है, अब तुम लोग जा सकती हो। कुछ देर बाद मंत्री महाराज के पास आकर कहता है, जी महाराज, आपने मुझे बुलाया था। कुछ दिनों में मेरी बेटी की 18वीं वर्षी है। उस दिन तुम उस बंद कमरे की सुरक्षा बढ़ा देना। ध्यान रहे कोई भी गड़बड़ होने न पाए। जी महाराज, सब कुछ निगरानी में रहेगा। उस दिन उस कमरे के आसपास भी किसी को भटकने नहीं दूंगा। ऐसे ही देखते कुछ दिन बीते। नंदिनी अपनी माँ के साथ मिलकर महल की साफ सफाई कर रही थी। तब भानु आकर बोलता है, मैंने तुम दोनों के लिए रहने का इंतजाम कर दिया। तुम दोनों आज ही महल से चली जाना। जब से मैं इस महल में आई हूँ तब से देख रही हूँ आप हमें इस महल से भगाने पर तुले हुए हैं। क्या हमारा इस महल में रहना आपको पसंद नहीं आया? तुम दोनों का इस महल से दूर जाना ही सही होगा। जब महाराज और महारानी को हमारे यहाँ रहने से कोई दिक्कत नहीं, तो आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? देख नादान लड़की, मुझसे बहस मत कर। जैसा मैंने कहा वैसा कर। आज रात ही तुम दोनों सबके सोने के बाद निकल जाना। नहीं माँ, जब तक महाराज या महारानी नहीं कहते हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। लगता है महल में आने के बाद तेरे मन में लालच जग गया। भूल गई अपने गरीबी के दिन। इस महल में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। भानु, तुम इस तरह से मेरी बेटी से बात नहीं कर सकते हो। मैं आज ही यहाँ से चली जाऊंगी। तुम अब जाओ यहाँ से। भानु के जाते ही नंदिनी अपनी माँ से पूछती है, तुम उस आदमी की इतनी बदतमीजी क्यों सह रही थी? वो तो केवल इस महल का एक सेवक है। वो कौन होता है हमें इस महल से निकालने वाला? मैं तुझे जवाब देना जरूरी नहीं समझती हूँ। चुपचाप आज रात सबके सोने के बाद मेरे साथ इस महल से चलना। माँ, तुम पहले मुझसे कितना प्यार किया करती थी। जब से हम इस महल में आए हैं तुम मुझे डांटती ही रहती हो। जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी अब। इतना बोलकर नंदिनी महल के बगीचे में जाकर बैठ गई और रोते हुए खुद से कहने लगी, यहाँ आकर माँ कितनी बदल गई। पहले वो मुझे कभी नहीं डांटती थी, सिर्फ प्यार किया करती थी। पता नहीं माँ को अचानक क्या हो गया। नंदिनी बगीचे में बैठकर रो रही थी। तभी आसमान में सूरज की रोशनी तेज हो गई, जिससे नंदिनी के हाथों में बहुत जलन होने लगी। ये मेरे हाथों में क्या हो रहा है? मुझे बहुत जलन हो रही है। माँ, माँ कहाँ हो? जल्दी आओ। नंदिनी की पुकार सुनकर कुंती तुरंत वहां आ गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? तू ठीक तो है ना? ये देखो माँ, मेरे हाथों में कितनी जलन होने लगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? तू डर मत, सब ठीक हो जाएगा। अचानक नंदिनी के हाथों में एक चिन्ह बन गया, जिसे देखकर कुंती बहुत डर गई। माँ, ये मेरे हाथों में चिन्ह किस चीज का है? कुछ नहीं, अब हम एक क्षण भी इस महल में नहीं रहेंगे। आज रात में कुछ भी करके इस महल से निकलना होगा। और तू कोई जिद नहीं करेगी, नहीं तो मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगी। ठीक है माँ,
मैं तेरे साथ जाने के लिए तैयार हूँ। कुछ भी हो जाए, तेरा ये 18वां जन्मदिन इस महल में नहीं होना चाहिए। रात होने के बाद दोनों चुपके से महल से निकल रहे थे। तभी मंत्री उन्हें रोकने लगा। तुम दोनों कहाँ जा रही हो? महाराज ने कहा था ना, तुम लोग अब यहीं रहना। कल राजकुमारी की 18वीं वर्षी है। उसके बाद महाराज फैसला करेंगे तुम्हारे जाने नहीं जाने का। मुझे एक अच्छा काम मिला है मंत्री जी, मुझे जाने दीजिए। मैं कब तक अपनी बेटी को लेकर इस महल में पड़ी रहूंगी? ये महाराज का आदेश है कि बरसी से पहले कोई महल से बाहर ना जाए और ना ही कोई बाहर का आदमी महल के अंदर आए। वो कल के दिन कोई भी भूल नहीं चाहते हैं। मंत्री जी, आप मेरी माँ के ऊपर गुस्सा ना कीजिए। हम लोग यहीं रहेंगे। कल महाराज से अनुमति लेने के बाद ही जाएंगे। उसके बाद नंदिनी अपनी माँ के साथ अपने कक्ष में चली गई। अंदर जाते ही उसकी माँ ने उसे घबराते हुए कहा, बेटी, तुम अपने हाथ का ये चिन्ह किसी को भी मत दिखाना। इतना समझ ले, तेरी माँ तेरे भले के लिए ये सब कर रही है। तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगी। आखिरकार सुबह हुई और वो दिन आया जिस दिन राजकुमारी की बरसी और नंदिनी का 18वां जन्मदिन था। सभी लोग राजसभा में थे। तब महाराज ने मंत्री से कहा, राजमंत्री, समय हो गया है। उस बंद कमरे के बाहर और सिपाही तैनात कर दो। मैंने वहां की सुरक्षा रात से ही बढ़ा दी। आप उस कमरे की चिंता ना करें। नंदिनी चुपचाप बैठकर सबकी बातें सुन रही थी। मन ही मन उसने सोचा, उस कमरे में ऐसी क्या खास बात है? इस महल से जाने से पहले मैं एक बार उस कमरे के भीतर जाकर ही रहूंगी। थोड़ी देर बाद नंदिनी चुपके से उस कमरे के अंदर चली गई। इस कमरे के अंदर तो बच्चे के खिलौने रखे हैं। नंदिनी खड़ी होकर वो कमरा देख रही थी। इतने में उसके हाथ का चिन्ह चमक उठा और एक चमत्कारी रोशनी से दीवार पे वही चिन्ह बन जाता। ये तो ठीक वैसा ही चिन्ह है जैसा मेरे हाथ में बना हुआ है। उस चमत्कारी रोशनी के जादू से नंदिनी के साधारण कपड़े एक राजकुमारी के कपड़े में बदल जाते। देखते ही देखते नंदिनी एक सुंदर सी राजकुमारी के लिबास में आ गई थी। सालों से इस महल और तेरे भाग्य को तेरी प्रतीक्षा थी। आज तुझे तेरी पहचान दे दी मैंने। आज तेरे 18 वर्ष पूरे होते ही तुझे तेरी जादुई शक्तियाँ भी मिल गई है। जा, अब अपना फर्ज निभा और राज्य संभाल। नंदिनी अपनी राजकुमारी की पहचान के साथ सबके सामने आई। उसे देखकर महाराज ने हैरान होते हुए पूछा, ये सब क्या है नंदिनी? तुम राजकुमारी के लिबास में? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। आखिर मेरे साथ हो क्या रहा है? माँ, तुम चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो। कुंती, तुम्हारे पास इन सब का जवाब है भी या नहीं? नंदिनी, तुम्हें ये कपड़े कहाँ मिले और तुमने ये क्यों पहना? महारानी, मैं अपनी नादानी में उस बंद कमरे के अंदर चली गई। उस कमरे के अंदर एक दीवार में मेरे हाथ में बना चिन्ह का प्रतीक बन गया और एक तेज रोशनी के जादू से मेरा भेष खुद ब खुद बदल गया। वो कमरा हमने अपनी राजकुमारी के लिए बनवाया था। राजकुमारी के मृत्यु के बाद हमने वो कमरा कभी नहीं खोला। महारानी के अंदर हिम्मत ही नहीं होती थी उस कमरे में झांकने की। नंदिनी, अपने हाथ का निशान दिखाना।
नंदिनी ने जैसे ही अपने हाथ का चिन्ह दिखाया, महारानी ने भावुक होकर नंदिनी को गले लगा लिया। नंदिनी, मेरी बच्ची, तू इस राज्य की राजकुमारी है। ये चिन्ह कोई मामूली चिन्ह नहीं, हमारा राज्य चिन्ह है। ये आप क्या कह रही हैं? नंदिनी बेटी, महारानी बिल्कुल सच कह रही है। मुझे माफ करना, मैंने तुझसे आज तक ये बात छिपाई कि तू मेरी अपनी संतान नहीं है। कुंती, हमें सब सच बताओ, तुमने हमारी बच्ची को हमसे दूर क्यों किया और आज तक हमें इस भ्रम में क्यों रखा कि हमारी बेटी मर चुकी है? तुम्हें अंदाजा भी नहीं तुम्हें इसके लिए कितना बड़ा दंड मिलेगा। महाराज, मुझे सारे दंड स्वीकार है। मैंने जो कुछ भी किया राजकुमारी की जान बचाए रखने के लिए किया। क्या राजकुमारी के जान को खतरा था? जो बोलना है साफ साफ बोलो। राजकुमारी जब छोटी थी तो उन्हें जहर देकर मारने को कहा गया था मुझसे। वो आदमी के ताकत के आगे मैं लड़ नहीं सकती थी, तो मजबूरन मुझे राजकुमारी को मारने का नाटक करना पड़ा। कौन था वो राजद्रोही? मुझे उसका नाम बताओ। मुझे पता है, वो आपका सेवक भानु होगा। वही चाहता था कि मैं अपनी माँ के साथ इस महल से जल्दी चली जाऊं। नहीं नहीं बेटी, तुम गलत समझ रही हो। वो तो तुम्हें बचाने में मेरा साथ दे रहा था। असली अपराधी तो कोई और है। भानु, तुम ही बताओ, कौन था वो अपराधी जिसने महल में रहकर हमें इतना बड़ा धोखा दिया? महाराज, आपके पीठ में खंजर भोंकने वाला कोई और नहीं बल्कि आपका मुख्यमंत्री है। हाँ, भानु ने चुपके से उसकी कुनीति सुन ली थी और रात में मुझे नंदिनी के साथ इस महल से भागने में मदद की। मैं उस मंत्री को नहीं छोड़ूंगा। उसने मेरा साथ विश्वासघात किया। सिपाहियों, मंत्री को मेरे आगे बंदी बनाकर पेश करो। थोड़ी देर में सिपाही ने मंत्री को बंदी बनाकर राजसभा में पेश कर दिया। महाराज, क्या हो गया? मैंने ऐसी क्या भूल कर दी जो आप मुझे बंदी बना रहे? अब नाटक करने का कोई फायदा नहीं। सबको तुम्हारी असलियत पता चल गई। यह मायूस बनने का ढोंग बंद करो। अच्छा, आखिर तूने अपना मुंह खोल ही दिया, पर तूने अपना मुंह खोलने में काफी देर कर दी। राजकुमारी तो मर चुकी है, अब इस गद्दी का कोई वारिस नहीं। ध्यान से देख, तेरे सामने ही हमारी राजकुमारी खड़ी है। क्या? ये नहीं हो सकता। ये तो कुंती की पुत्री थी ना? धोखा! मेरा साथ तुम दोनों ने मिलकर धोखा किया। मैं कुंती और भानु को नहीं छोड़ूंगा। तू खुद ही हमें महल में लाया था। तूने अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली। अब तू अपने कर्मों की सजा भुगत। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे इतने सालों की मेहनत एक पल में जाया नहीं हो सकती। मेरे साथ गलत हुआ। तूने मेरी पुत्री को मारने की कोशिश की थी ना? अब तुझे मैं मृत्यु दंड दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कोई भूल नहीं करूंगा। माफ कर दीजिए मुझे महाराज। मंत्री के नकली आंसू ने उसे नहीं बचाया और उसे मृत्यु दंड की सजा मिली। फिर कुंती ने पछतावे में महाराज से कहा, महाराज, मैंने जाने अनजाने बहुत बड़ी भूल की। मुझे भी दंड दीजिए, मैं इसी लायक हूँ। राजकुमारी, उस दिन मैंने आपसे बदतमीजी से बात की ताकि आप गुस्से में आकर ये महल छोड़ दें और मंत्री जी के नजरों से बच जाएं। मैंने आपसे बदतमीजी करके अपनी मर्यादा पार की। आप सब हमें जो भी सजा देंगे हम खुशी खुशी स्वीकारेंगे। नहीं,
आपने मेरी भलाई का सोचा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। पिताजी, भानु काका और मेरी माँ को माफ़ कर दीजिए। भले ही उन्होंने मुझे जन्म नहीं दिया, पर अपनी जान से भी बढ़कर मेरा ध्यान रखा है। वो मेरे लिए हमेशा मेरी माँ रहेंगी। चलो, अंत भला तो सब भला। आज से हम सब एक साथ इसी महल में रहेंगे। महाराज और मैंने तुम दोनों को माफ किया। हमें हमारी खोई हुई राजकुमारी मिल गई। अब इसका जश्न मनाया जाएगा। भानु, पूरे राज्य में ऐलान कर दो, उनकी राजकुमारी सही सलामत है। बेटी, आज से तेरा नाम नंदिनी नहीं, राजनंदिनी होगा। तेरा पास जो चमत्कारी शक्तियां हैं, तो उसके उपयोग से हमेशा राज्य की रक्षा करना। तो इस तरह एक माता पिता को उनकी बच्ची मिली। खोई हुई राजकुमारी का नसीब बदला। राजनंदिनी अपनी सूझबूझ और समझ के कारण पूरे राज्य की लाडली बन गई और राज्य को अच्छे से चलाने लगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट के जरिए जरूर बताएं और साथ ही ऐसी और मजेदार कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।